प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। ये वो आखिरी सबसे जरूरी मोहर है जो कहती है जी हाँ, ये घर अब कानूनी तौर पर आपका है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया के मास्टर ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा सफर है इसे हमने 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट दिया है। सबसे पहले तैयारी, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी का हिसाब किताब, फिर आता है पेमेंट का नंबर, चौथा स्टेप है सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना और आखिर में अपने हाथ में रजिस्ट्री के कागजात लेना। हम एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। ये है तैयारी, मतलब एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट। इसे आप अपने घर की नींव की तरह समझिए। अगर ये नींव मजबूत है ना, तो आगे की पूरी इमारत यानी कि पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम स्मूथली पूरी होगी और भविष्य की बड़ी बड़ी परेशानियों से भी बचाव होगा। अब रजिस्ट्री की प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका पूरा होना मतलब 100% जरूरी है। सबसे पहली बात, बिल्डर को पूरी पेमेंट हो चुकी हो, जरा भी बकाया नहीं। दूसरा, पानी, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे बिल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तीसरा, ये पक्का कर लें कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन तो नहीं चल रहा। और हाँ, सबसे जरूरी, आपके पास एक वैलिड टाइटल होना चाहिए, यानी मालिकाना हक का पक्का सबूत। याद रखिए, ये सब नॉन नेगोशिएबल है, इनके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, इसे जरा ध्यान से समझिए। रजिस्ट्री जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डीड पर होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी या जिसे हम जीपीए कहते हैं उस पर नहीं। अब आप सोचेंगे फर्क क्या है, तो इसे ऐसे समझिए। जीपीए का मतलब है कि आपने किसी को अपनी तरफ से काम करने का अधिकार दे दिया पर मालिकाना हक नहीं दिया, जबकि रजिस्टर्ड डीड वो असली दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके नाम पर ट्रांसफर करता है। तो पक्का दस्तावेज है रजिस्टर्ड डीड। तो चलिए, तैयारी वाला पहला पड़ाव तो पार हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, और ये है स्टैम्प ड्यूटी की सही कैलकुलेशन। एक बात जान लीजिए, पूरी रजिस्ट्री की प्रोसेस में ये सबसे बड़ा खर्चा होता है, इसलिए इसे ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है ताकि पैसों के मामले में कोई भी गलती ना हो। तो सवाल ये है कि स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती कैसे है? देखिए, ये बहुत आसान है। सरकार 2 कीमतें देखती है, एक आपके फ्लैट की एक्चुअल कीमत और दूसरी उस एरिया की सरकारी कीमत, जिसे हम सर्कल रेट कहते हैं। अब नियम ये है कि इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी ना, स्टैम्प ड्यूटी उसी पर लगेगी। व्हिचएवर इज हायर वाला रूल है। जैसे मान लीजिए आपका फ्लैट 50 लाख का है, पर उस एरिया का सर्कल रेट 60 लाख है, तो स्टैम्प ड्यूटी 50 लाख पर नहीं बल्कि 60 लाख पर लगेगी। अब अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ के रेट्स कुछ इस तरह हैं। अगर कोई पुरुष अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले रहा है तो उन्हें कुल 7% देना होगा। वहीं अगर कोई महिला अपने नाम पर खरीद रही है तो उन्हें छूट मिलती है और ये चार्ज सिर्फ 5% रह जाता है। और अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पर है, मतलब पुरुष और महिला दोनों के नाम पर, तो चार्ज 6% लगता है। और यहीं पर छिपी है एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल टिप, पूरे 2% की सीधी बचत। सोचिए, अगर प्रॉपर्टी घर की किसी महिला के नाम पर रजिस्टर करवाई जाए तो कुल खर्च का 2% सीधे सीधे बच जाता है। अब जो हमने 60 लाख वाली प्रॉपर्टी का उदाहरण लिया था, उस पर यह बचत पूरे 1,20,000 रुपए की होती है। ये बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, तो हिसाब किताब तो हो गया, अब बारी है एक्शन की। हमारे अगले 2 कदम जुड़े हुए हैं। एक है पेमेंट करना और दूसरा है सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी एसआरओ के अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होना। देखिए, पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक है पुराना तरीका जिसे फ्रैंकिंग कहते हैं। इसमें बैंक जाकर एक मशीन से आपके कागजों पर स्टैंप लगता है। और दूसरा है नया और कहीं ज्यादा आसान तरीका, ई स्टैंपिंग। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और बहुत सुविधाजनक भी। सच कहूँ तो आजकल ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ई स्टैंपिंग करते हैं तो आपको ऐसा एक ई स्टैंप पेपर मिलता है। अब इस पर सब कुछ होता है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, 2 गवाह कौन है और आपके पेमेंट की पूरी जानकारी। यही पेपर आपकी सेल डीड का बेस बनता है। अब आते हैं एसआरओ यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अपॉइंटमेंट वाले दिन पर। यहाँ 3 बातें समझना जरूरी हैं। पहली, वहाँ कौन कौन जाएगा, तो खरीदार, बेचने वाला और साथ में 2 गवाह। दूसरी बात, अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, सभी का ओरिजिनल आधार कार्ड,
एक और आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और तीसरी बात, वहां होगा क्या? आपकी आईडी को मैच किया जाएगा, साइन होंगे, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और एक लाइव फोटो भी खींची जाएगी। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या होगा अगर बायर या सेलर में से कोई अपॉइंटमेंट वाले दिन आ ही ना पाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसकी चिंता होना लाजमी है। पर घबराने की बात नहीं है, इसका भी एक समाधान है। इसे कहते हैं अथॉरिटी लेटर। अगर बायर या सेलर में से कोई नहीं आ पा रहा है तो वो एक अथॉरिटी लेटर इशू कर सकते हैं। इस लेटर के आधार पर उनका कोई भरोसेमंद आदमी, मतलब कोई प्रतिनिधि, उनकी जगह जाकर ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री को हासिल करना। ये वो आखिरी स्टेप है जो आपकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर एक पक्की परमानेंट मोहर लगा देता है। एसआरओ में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आमतौर पर 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अब यहाँ 2 बातें हैं। अगर आपने कोई होम लोन नहीं लिया है तो रजिस्ट्री के ओरिजिनल कागज सीधे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर होम लोन है तो फिर ओरिजिनल पेपर्स बैंक अपने पास रखता है और आपको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। अब जैसे ही रजिस्ट्री की वो कॉपी आपके हाथ में आती है ना, आप कई जरूरी काम फटाफट निपटा सकते हैं, जैसे अपना ऑफिशियल एड्रेस अपडेट करना, अपने आधार कार्ड पर नया पता डलवाना और सबसे जरूरी काम, बिजली और पानी के मीटर को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना। तो ये है आपका पूरा मास्टर रोड मैप।